नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति शाह और संवाद के आज के इस स्पेशल सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत में पंचायतों का इतिहास काफी पुराना है, परंतु स्वतंत्रता के कई दशकों बाद ही इसे कानूनी रूप प्रदान किया जा सका। आज का हमारा टॉपिक इसी पर आधारित है। आज हम पंचायती राज के 30 वर्ष और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विकास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए मौजूद है विजन आईएएस के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इंद्रजीत सर। तो चलिए सबसे पहले हम सर से मिलते हैं। हेलो सर। हेलो स्वाति। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सामान्य अर्थ क्या है और पंचायती राज्य से यह किस प्रकार संबंधित है, इस बारे में हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। स्वाति, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसका सीधा सा मतलब है कि जो लोकतंत्र के जो शासन प्रणाली है, जो शासन प्रणाली का जो प्रक्रिया है, नीति निर्माण का जो प्रक्रिया है, उसको ज़मीन पे लाना, जो निचले पायदान पे व्यक्ति हैं उनको सहभागी बनाना, ग्रास रूट पे लाना, यही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, ग्राम सभा के माध्यम से हम आप जैसे मतदाता उस ग्राम सभा के पार्ट होते हैं। जो आम नागरिक है, जो मतदाता है, उस ग्राम सभा में भाग लेता है और वो ग्राम सभा डिसीजन लेता है कि कौन सा योजना लागू होना चाहिए, कैसे लागू होना चाहिए, कि लोगों को लाभ मिलना चाहिए, कहाँ गांव में तालाब खुदेगा, कहाँ पे सड़क बनेगा। सारे नीति निर्माण वो ग्राम सभा के माध्यम से नीचे लेवल पे होता है और वही ग्राम पंचायत उसको नीति निर्माण को लागू करती है। तो आप देख सकती हैं कि जो पहले 100% नीति निर्माण और उसको लागू करने का प्रक्रिया केंद्र और राज्य स्तर पे हो रहा था, अब बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीनी स्तर पे हो रहा है। तो यही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हमारा ग्राम पंचायत करता है। जी सर। सर आपके एक्सप्लेनेशन से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बेसिक्स काफ़ी स्पष्ट हो गए हैं, परंतु यहीं पर एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि स्वतंत्र भारत में इसका प्रयोग कब और कहां से पहली बार किया गया था, हम इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। स्वाति, जो स्थानीय निकाय का इतिहास है, जो ग्राम पंचायत का इतिहास है, वो स्वतंत्रता से बहुत पहले, मैं तो कहूँगा कि प्राचीन भारत से ही इतिहास है। वैदिक काल में ग्रामनी का कॉन्सेप्ट आता है। जब दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य आया, उस समय स्थानीय निकाय बड़ा मजबूत था। अंग्रेज के समय भी छिटपुट प्रयास होते रहे स्थानीय निकाय के संदर्भ में, लेकिन जब हमें आज़ादी मिला और संविधान हमारा बना है 1950 में लागू हुआ, तो उस संविधान में स्थानीय निकाय को, ग्राम पंचायत को डीपीएसपी में शामिल किया गया। संविधान का भाग 4 में आर्टिकल 40 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। मतलब राज्य भविष्य में इसको लागू करेगी। जब विकास हम लोग कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया, तो जब 10 साल समय बीत गया तो भारत सरकार ने ये एहसास किया कि ग्रामीण क्षेत्र में सही से विकास नहीं हो पा रहा है। तो उस समय फोर्ज फाउंडेशन की सहायता से सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। अब लागू तो किया गया, जब उसकी समीक्षा की गई तब भी ग्रामीण क्षेत्र में विकास ही नहीं हो पा रहा है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी पंडित नेहरू ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया कि ये पता लगाने के लिए कि आखिर ग्रामीण क्षेत्र में हम विकास क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बलवंत राय मेहता ने काफ़ी जगह जगह जाके काफ़ी लोगों से बात किया, पूरा निरीक्षण किया और उन्होंने बड़ा अच्छा अनुशंसा दिया। उनका कहना था कि जो आप विकास मॉडल लेके चल रहे हैं, ये अंग्रेज का ही विकास मॉडल है। मतलब ऊपर लेवल पे कुछ लोग कमरे में बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, नीति निर्माण कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाह के माध्यम से उसको लागू कर रहे हैं। जिसके लिए ये योजना या कार्यक्रम बनाया गया है, उनकी सहभागिता नहीं है। तो हमें उनकी सहभागिता बढ़ाने की ज़रूरत है और इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या संस्था हमें बनाना चाहिए। तो कुछ राज्य कानून बना के अपने राज्य में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उन्होंने गठन कर दिया। इसमें सबसे पहले राजस्थान में गठन हुआ है और नागौर में पंडित नेहरू उसका उद्घाटन करने भी गए।
फिर अलग अलग राज्यों ने कानून बना के उसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को गठन कर दिया। लेकिन जो हम लोगों ने आशा किया था जिस तरीके से कि पंचायती राज काम करेगी, कोई योजना लागू होगा, हो नहीं पा रहा था। तो फिर बार बार समितियां बनाई गई, जैसे कि आपका GV.K. राव समिति बनाई गई, अशोक मेहता समिति बनाई गई। लेकिन 1985 में राजीव गांधी के काल में LM सिंघवी समिति बनाई गई और LM सिंघवी ने बलवंत राय मेहता के अनुसार ही उन्होंने भी कहा कि त्रिस्तरीय स्थानीय निकाय का गठन कीजिए। कुछ राजनीतिक कारणों से उस समय तो गठन नहीं हो पाया। और हाँ, LM सिंघवी ने ये भी कहा कि इसको संवैधानिक दर्जा दीजिए। जब तक आप संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को नहीं देंगे तो ये विभिन्न राज्य सरकार इसको सही से चलाएगी नहीं। तो जब 1992 में हमारे प्रधानमंत्री जी थे नरसिम्हा राव, उनके समय 73वां संविधान संशोधन किया गया और LM सिंघवी की जो भी अनुशंसा थी उसके अनुसार उसको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर 74वां संविधान संशोधन किया गया और शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया और LM सिंघवी समिति की जितनी सिफारिशें थीं उसको लागू कर दिया गया। उसके बाद अब हर राज्य सरकार को कानून बनाना मैंडेटरी हो गया और अपने यहाँ पंचायती राज का गठन करना मैंडेटरी हो गया। तो ये जो संशोधन हुए और उसको लागू हुए 30 वर्ष हो चुके हैं। जी सर, आपने संशोधन की बात की तो हम आपसे संशोधन के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानना चाहेंगे। साथ ही यह भी जानना चाहेंगे कि स्थानीय स्तर पर किस तरह से एक संस्थागत ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। स्वाति, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि 92 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत जो पंचायती राज संस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब इसमें कुछ अनिवार्य प्रावधान किए गए कि सभी राज्यों को उसको मानना बहुत ज़रूरी है और कुछ वैकल्पिक प्रावधान किए गए। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि जो स्थानीय निकाय है, पंचायती राज है, ये राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब क्या होता है, इसके संदर्भ में कानून राज्य की विधायिका, राज्य का विधानमंडल ही बनाएगा। तो इसीलिए कुछ अनिवार्य प्रावधान किए गए ताकि सभी राज्य उसी फ्रेमवर्क में पंचायती राज को गठन करें और बचे हुए वैकल्पिक राज्य अपने हिसाब से गठन कर सकते हैं। अब अनिवार्य प्रावधान क्या किए गए, सभी राज्यों को त्रिस्तरीय 3 स्तर पे ये ग्राम पंचायत का गठन करना पड़ेगा। सबसे निचला स्तर जो है गांव का स्तर, वहाँ पे ग्राम पंचायत हो गया। उसके ऊपर आपका ब्लॉक का स्तर है जिसको खंड पंचायत कहते हैं और उसके ऊपर जिला का स्तर है। तो पूरा जो इसको जिला पंचायत कहते हैं और पूरा एक पिरामिडल फॉर्म में आपको त्रिस्तरीय आपको पंचायती राज संस्था का गठन करना है। ग्राम पंचायत में आपको ग्राम सभा का गठन करना है। ग्राम सभा क्या है, उस ग्राम पंचायत में जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, पंजीकृत मतदाता हैं, वो सब ग्राम सभा का मिलकर गठन करेंगे। ग्राम सभा एक्चुअली एक लघु संसद की तरह है जो विधायिका की तरह निचले स्तर पे काम करेगी और जो ग्राम पंचायत है वो कार्यपालिका की तरह काम करेगी। दूसरी तरफ यहाँ कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है वंचित तबके को आरक्षण दिया गया। वंचित तबका में सबसे बड़ा तबका कौन है, महिलाएं, आधी आबादी है। तो उसके संदर्भ में साफ साफ बोला गया कि हर राज्य कम से कम 33% आरक्षण महिलाओं को देगा और वो भी हर स्तर में। जो अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट, जो अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल ट्राइब, उनको अपनी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना है। ये भी मैंडेटरी प्रोविजंस हैं। और पहले देखा जा रहा था जब संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था तब भी कुछ राज्यों में तो पंचायती राज चल रही थी, देखा जा रहा था कि समय समय पे चुनाव नहीं हो रहा है। इसीलिए स्ट्रिक्ट रूप से बोल दिया गया कि हर राज्य एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेगा जो हर 5 साल पे चुनाव कराएगा। ये मैंडेटरी प्रोविजंस। और एक और प्रोविजन है कि इस पंचायती राज को कैसे पैसा मिले, इसके संबंध में कुछ अनुशंसा देना राज्य सरकार को। इसके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन को मैंडेटरी बना दिया गया। हर राज्य को राज्य वित्त आयोग बनाना ही अब पड़ेगा। कुछ वैकल्पिक प्रावधान जो मैंने आपको पहले उल्लेख किया था, चर्चा किया था कि अनुसूची 11 में कुछ विषय जोड़ दिए गए थे, 29 विषय जो भविष्य में राज्य को पंचायती राज को देना है।
ये अब राज्य पे छोड़ दिया गया कि आपको कौन सा विषय देना है, कौन सा नहीं देना है, अब राज्य पे छोड़ दिया गया। और साथ में जो अति पिछड़ा वर्ग है, अगर उसको आरक्षण देना है, ये भी राज्य पे छोड़ दिया गया, ये मैंडेटरी में नहीं। तो ये सब सारे इसके प्रावधान हैं। जी सर। सर, अब जब हमने इस बारे में पर्याप्त चर्चा कर ली है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 1992 के संविधान संशोधन के बाद से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जो प्रमुख उपलब्धियां रही हैं वो क्या है? स्वाति, जो संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के साथ ही हमारे देश में लोकतंत्र आया, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। उसको फर्स्ट विंड ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। जो 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में, उसके महत्व को इस संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि विशेषज्ञ इसको सेकेंड विंड ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। कुछ आपको डेटा बताना चाहता हूँ, उससे आपको ज़्यादा ये बात समझ में आएगी। पहले जब पंचायती राज नहीं था, तब समझिए कि किसी व्यक्ति को अगर कोई हेल्प चाहिए अपने प्रतिनिधि से, तो उसके पास कौन सा विकल्प है? या तो अपने विधायक के पास जाएंगे या फिर अपने सांसद के पास जाएंगे। इस 140 करोड़ आबादी में सांसद और विधायक दोनों अगर पूरा संख्या गिनिएगा तो 5000 से ज़्यादा नहीं है। और जो सांसद हैं वो 20 से 30 लाख आबादी पे एक सांसद है। विधायक में 4 से 5 लाख आबादी पे एक विधायक है। और ये भी है कि विधायक और सांसद को लगभग अपने कैपिटल में रहना है। सांसद तो सभी दिल्ली में रहेंगे और विधायक पटना में, लखनऊ में, जयपुर में, कैपिटल में रहेंगे। तो एक आम जनता को छोटा सा प्रॉब्लम है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, वोटर ID कार्ड में दिक्कत है, आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, राशन नहीं मिल पा रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? विधायक के पास। तब भी उसको कैपिटल जाना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकती हैं कि कितना अव्यवहारिक रह जाता है ये। अब जरा दूसरा पक्ष देखते हैं। जब सेकेंड विंड ऑफ डेमोक्रेसी आया, जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, तो आज ये स्थिति है कि भारत में 6.5 लाख से ज़्यादा गांव है और उसमें सभी गांवों को 2.25 लाख ग्राम पंचायत में संगठित किया गया है। और उस ग्राम पंचायत में जितने हमारे प्रतिनिधि हैं, उनकी संख्या अगर देखी जाए तो लगभग 30 लाख। ये 30 लाख तो बहुत सारे यूरोपीय देश, जो छोटे देश हैं, उनकी आबादी नहीं है। हमारे पड़ोस में भूटान है, उसकी आबादी 8 लाख है, उससे लगभग 3 गुना से ज़्यादा अब संख्या में हमारे यहाँ प्रतिनिधि हैं। अब मुझे कोई छोटा सा दिक्कत होगा तो मैं अपने प्रतिनिधि के पास जाऊँगा, जो मेरे गांव में रहता है, जो मेरी पहचान में है, वो भी हमें पहचानता है ना। मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा। दूसरा एक और चीज़ जो पहले मैं ऐसे चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन ज़रा समझिए, अब मैं भी एज ए मतदाता, सिर्फ मतदाता नहीं हूँ, सिर्फ एज ए नागरिक सिर्फ मतदाता नहीं हूँ, अब मैं किसी संवैधानिक संस्था का पार्ट हूँ। कौन सा? तो वो है ग्राम सभा। उस ग्राम सभा में अब हम भाग ले सकते हैं, वो नीति निर्माण में भाग ले सकते हैं। कहाँ पे पोखर बनना है, कहाँ कुआं खोदना है, अब हम उसमें नीति निर्माण में बता सकते हैं। तो 50 से 60 करोड़ जो मतदाता हैं, अब किसी न किसी संवैधानिक संस्था का, जो ग्राम सभा है, उसके पार्ट हो गए हैं, जो लघु संसद की तरह काम कर रही है। इसीलिए इसको, जो पंचायती राज है, इसको अब लोकतंत्र की धड़कन बोला जाने लगा है। तो पहले जो मॉडल था कि भाई कैपिटल से, पटना से, दिल्ली से बनेगा नीति निर्माण और वो नौकरशाह के माध्यम से योजना या नीति निर्माण नीचे लागू होगा, जिसको हम लोग टॉप टू बॉटम अप्रोच भी कहते हैं। उसमें बड़ा इनएफिशिएंसी था, बहुत भ्रष्टाचार था, जो लाल फीताशाही है, ब्यूरोक्रेसी के स्तर पे इनएफिशिएंसी है, तो आम जनता तक पहुंच नहीं पाता था। लेकिन अब क्या है? अब ये ग्राम सभा के माध्यम से ये लाभार्थी पहचाना जाएगा कि किसको विधवा पेंशन मिलना है, किसको वृद्धा पेंशन मिलना है। तो बेहतर लक्ष्यीकरण हम लोग कर पा रहे हैं। दूसरी बात, जो ग्राम सभा है, अब विभिन्न योजनाओं का सोशल ऑडिट भी करती है, जिसको सामाजिक अंकेक्षण आम भाषा में बोलते हैं। अब सोशल ऑडिट करती है, तो अब हम कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो ग्राम सभा उस पर आवाज़ उठा सकता है। तो ग्राम सभा के माध्यम से बड़ा प्रभावी तरीके से अब योजनाओं का क्रियान्वयन हो पा रहा है। दूसरा चीज़ कि जो आरक्षण दिया गया महिलाओं को, मिनिमम हर राज्य को 33% आरक्षण देना ही था। कुछ राज्य ने 50% आरक्षण दिया, जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है, महिलाओं को 50%। और उन राज्यों में देखोगे तो महिला प्रतिनिधि पुरुष प्रतिनिधि से ज़्यादा हैं। पूरे भारत में लगभग
10 से 15 लाख महिला प्रतिनिधि अब आ गई है। अब जब महिला प्रतिनिधि आती है तो महिला संबंधी मुद्दे को पहले देखती है, जैसे कि महिलाओं को पानी लाने के लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। अब जब वो प्रतिनिधि जब आएगी सत्ता में ग्राम स्तर पे, तो पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। शिक्षा के स्कूल में टीचर आ रहे हैं कि नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य पोषण, इस मुद्दों को पहले टच करती है। यही नहीं, सबसे बड़ा चीज़ ये भी देखा गया है कि गांव के स्तर पे जो पुरुष हैं उसमें मदिरापान का बड़ा समस्या देखा गया है, शराब पीने की लत, और इसकी सबसे बड़ी भुक्तभोगी महिलाएं होती हैं। शराब पीने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाता है, घरेलू हिंसा बढ़ जाती है। जब महिला प्रतिनिधि आती है और सत्ता में आती है, सबसे पहले ये जो इलीगल तरीके से शराब बिक रहा है उस पर प्रहार करती है, डोमेस्टिक वायलेंस कम हो जाता है। तो महिला सशक्तिकरण भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे समाज में जो खासकर गांव वाले क्षेत्र में विकास में जो सबसे बड़ी बाधा थी, उसमें 2 बाधा को लेते हैं। एक है प्रतिसत्ता, जिसके बारे में हमने बात कर लिया कि महिला सशक्तिकरण हुआ तो प्रतिसत्ता पे चोट पहुंचा है। दूसरा है कठोर जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता जैसे कलंक आज तक चल रहे हैं, अब तो कम हुआ है लेकिन बड़ा स्तर पे व्याप्त रहा है आज़ादी के बाद भी। पंचायती राज ने क्या किया, उनको आरक्षण देके, दलित समुदाय को आरक्षण देके उसको मुख्य धारा में लाया है। अब गांव में एक एक बोझ बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो प्रत्याशी हैं अब उसके घर जाते हैं दलित समुदाय के, वहाँ खाना खाते हैं, भले उनके अनुसार मजबूरी में ही क्यों न जा रहे हों, लेकिन अब लोग आपस में मिलना शुरू किए हैं। तो अस्पृश्यता का जो कलंक है धीरे धीरे अब कम हो रहा है। तो ये सब आप देख सकती हैं कि सामाजिक गतिशीलता बढ़ाया है पंचायती राज, जो सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। इसके साथ साथ आर्थिक गतिशीलता, इकोनॉमिक मोबिलिटी बढ़ाया है। जी सर। सर, इसी संदर्भ में मेरा एक प्रश्न है आपसे। सर, क्या इस संदर्भ में कुछ चुनौतियां भी हैं जो लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर रही हैं या कर सकती हैं? उन चुनौतियों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। स्वाति, जो हम लोगों ने या फिर जो गांधी जी ने जो सपना देखा था ग्राम पंचायत के बारे में, वो सपना नहीं पूरा हो पा रहा है। जैसे कि जब हम लोग लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में बहुत सारे डायमेंशन हैं, जैसे कि राजनीतिक डायमेंशन, राजनीतिक आयाम, आर्थिक आयाम, प्रशासनिक आयाम। तो जो विकेंद्रीकरण हुआ है वो मात्र राजनीतिक विकेंद्रीकरण हुआ है। मतलब हम लोग जाते हैं वोट डालने, अपना ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि चुन लेते हैं, लेकिन उस ग्राम पंचायत को चलाने के लिए जो हम लोग नीति निर्माण कर रहे हैं ग्राम सभा में, उसको लागू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो विकेंद्रीकरण, डिवोल्यूशन नहीं हुआ है। अब ग्राम पंचायत में जो नीति निर्माण होगा उसको कौन लागू करेगा, उसके लिए स्टाफ चाहिए। जैसे पंचायत सचिव का आपने नाम सुना होगा। अब वो सचिव भी अभी तक राज्य सरकार के कंट्रोल में है, तो वो प्रशासनिक डिवोल्यूशन जो होना था वो भी नहीं हुआ है, मात्र राजनीतिक डिवोल्यूशन हुआ है। जो इन जनरल आप सुनती होंगी 3F का कॉन्सेप्ट। 3F क्या है? फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज। जो आपको मैंने पहले बताया था कि 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में, राज्य को स्थानीय निकाय को देना था, ग्राम पंचायत को देना था, वो राज्य बस कागजों पे दिया है। बहुत सारे राज्यों ने तो कागजों पे भी नहीं दिया, व्यवहारिक रूप से उन्हें वो शक्ति प्राप्त नहीं हुई है। अब क्या है कि उनको जो धन एकत्रित करना था अपना काम करने के लिए, अब वो धन एकत्रित नहीं कर पाते हैं, वो टैक्स नहीं ले पाते हैं ग्राम पंचायत, या कुछ शुल्क नहीं ले पाता है। एक डेटा है कि जो ग्राम स्तर पे जो खर्च होता है जो विभिन्न योजनाओं में, उसमें 95% केंद्र और राज्य से अनुदान मिलता है। 5% से कम जो धन है ये ग्राम पंचायत जुटा पाती है। एक कॉन्सेप्ट और है कि डिपेंडेंसी सिंड्रोम। वो क्या है? वो है कि समय समय पर केंद्र द्वारा और राज्य द्वारा बड़े स्तर में अब ग्राम पंचायत को अनुदान मिल रहा है। आपको बता दूं कि जो 12वां वित्त आयोग था, फिनांस कमीशन, उसने मात्र 25,000 करोड़ स्थानीय निकाय को 5 साल में देने का केंद्र सरकार से बात की थी। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है और ये जो अमाउंट है ये बढ़ के
4 लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ चुका है, 17 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो स्थानीय निकाय भी है, खासकर ग्राम पंचायत, वो देख रही है कि अनुदान मिल ही रहा है। अगर किसी पे हम टैक्स लगाएंगे, किसी पे हम शुल्क लेंगे, तो कल को वो हमें बोझ नहीं देगा। तो इसका जो आर्थिक रूप से पूरा डिपेंडेंसी अब केंद्र और राज्य के अनुदान पे हो गया है। इसी को डिपेंडेंसी सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये एक बहुत वित्त की समस्या, एक बहुत बड़ी समस्या है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि महिला सशक्तिकरण में बड़ा योगदान किया है, लेकिन उसमें बहुत सारी चुनौतियां भी आ रही हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा सरपंच पति का या प्रधान पति का कॉन्सेप्ट, कि महिला बस चुनाव में खड़ी हुई, जीत गई, लेकिन सारा काम उसका पति कर रहा है, उसका बेटा कर रहा है, उसका भाई कर रहा है। महिला बस अंगूठा लगा रही है, अगर अशिक्षित है, अगर शिक्षित है तो बस दस्तखत कर रही है, सिग्नेचर कर रही है। लेकिन वास्तविक रूप में उस शक्ति को एंजॉय कौन कर रहा है? उसके घर के पुरुष सदस्य। तो ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती सामने देखने को मिल रहा है। स्वाति, जो ग्राम पंचायत है, तो इसका ऑडिट होना बड़ा जरूरी है। अभी संसदीय समिति का एक रिपोर्ट आया है कि मात्र 46%, मतलब 50% से कम ग्राम पंचायत ने अपना ऑडिट रिपोर्ट पेश किया है। तो समझ जाइए, आधे से अधिक ग्राम पंचायत तो ऑडिट ही नहीं करती है अपना, या नहीं करवाती है, जिस कारण से जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए उनके अकाउंट्स पे, स्क्रूटनी होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। जो भ्रष्टाचार पहले केंद्र और राज्य स्तर पे था, प्रशासन में देखने को मिलता था, अब वो भ्रष्टाचार जमीन तक पहुंच चुका है। इसलिए कहा जाता है कि भ्रष्टाचार का सार्वभौमिकरण, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन हो चुका है। दूसरी बात कि ये राज्य पे मैंडेटरी था प्रोविज़न कि राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, ताकि ग्राम स्तर पे या शहरी स्तर पे जो स्थानीय निकाय अपना रिसोर्स कहाँ से जमा करे उसमें सलाह दे। मात्र 9 राज्यों ने गठन किया, उसमें भी मात्र 2 राज्यों का राज्य वित्त आयोग सक्रिय है। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी सर, आपने चुनौतियों को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव में हैं, कि चुनौतियों के संदर्भ में आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? जो चुनौतियां हैं उसी संदर्भ में सुझाव भी है। राज्यों ने सही से अभी तक शक्तियों को हस्तांतरण पंचायती राज को नहीं किया है, तो उसे राज्य को करना चाहिए। अब है कि कैसे करें। तो जो फिनांस कमीशन है, जो परफॉर्मेंस बेस्ड अनुदान देता है विभिन्न राज्यों को, उसमें स्ट्रिक्ट प्रोविज़न उसको यहाँ पे शामिल करना चाहिए। पहले भी किया है, उसको और स्ट्रिक्ट करना चाहिए कि राज्य ने सिर्फ कागज़ पे ही डिवोल्यूशन किया है या फिर वो वास्तविक रूप में ज़मीन में काम कर रहा है। जैसे कोई राज्य अगर राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं किया है, या किसी राज्य ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया है लेकिन वो सक्रिय नहीं है, तो उसको अनुदान कम मिले। तो इससे राज्य को प्रोत्साहन मिलेगा सही से इसको डिवोल्यूशन करने में। अब महिलाओं के संदर्भ में जो मैंने आपको सरपंच पति का कॉन्सेप्ट बताया था, तो एक तो महिला को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। जो भी वंचित तबका है उसको अगर सहायता करना है तो वहाँ सिविल सोसाइटी को वहाँ पे लाना जरूरी हो जाता है। तो जो एनजीओ इस दिशा में काम कर रहा है उसको शामिल करना चाहिए। मैं आपको एक केस स्टडी बताना चाहता हूँ। केरल में जो पंचायती राज का मॉडल है, उसमें पंचायती राज के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप को इंटीग्रेट किया हुआ है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कुटुंबश्री योजना पहले से चल रही है, बहुत सक्सेसफुल रही है। अब क्या है कि उस जो महिला है सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ने से वो मुखर हो चुकी है, उसमें नेगोशिएटिंग पावर आ चुका है ना, उसमें एक्सपोजर लेवल अधिक है, वहाँ भी बेसिक लेवल का प्रशिक्षण उसे मिला है, और उसका पंचायती राज में जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब वो जीत के आती है, पहले से ही मुखर है, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करती है। तो मुझे लगता है सभी राज्यों को सेल्फ हेल्प ग्रुप को पंचायती राज के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, जो पंचायत का ऑडिट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। क्यों? अगर ऑडिट सही से नहीं होगा तो वहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। जब भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है तो वहाँ पे अब कंपटीशन बढ़ जाता है प्रतिनिधि बनने का। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए बहुत खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, बहुत ज़्यादा खर्च लगता नहीं था लोगों का। उसी गांव में प्रचार करना है,
अब देखा जा रहा है कि जैसे बिहार और यूपी मैंने आप अपनी आंखों से देखा है, एक एक कैंडिडेट 20 लाख 50 लाख तक खर्च कर देते हैं। और जब ये खर्च होता है तो अब वो 5 साल के लिए जीत के आ रहे हैं, तो दिमाग में यही है कि मुझे वो खर्च निकालना है। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का जो प्रारंभ है, ये चुनाव लड़ने में जो खर्च है वहाँ से शुरू होता है, और उधर ऑडिट सही से हो नहीं रहा है। तो ये दोनों जगह से भ्रष्टाचार बड़े स्तर पे पंचायती राज पे के अंदर प्रवेश कर चुका है। तो हमें ऑडिट स्ट्रिक्ट करवाना पड़ेगा। साथ में जो उसके कर्मचारी जो पंचायती राज में काम करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण करना पड़ेगा, ताकि वो इसका अच्छे से अकाउंट्स बना सकें। अभी वो कौशल ही नहीं है लोगों का कि अकाउंट्स अच्छे से बना सकते हैं। और दूसरी बात कि अब देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो गांव में प्रवेश कर रहा है, पंचायती राज में प्रवेश कर रहा है। अभी सही समय है इस पार्टी पॉलिटिक्स को वहाँ से हटाने का, क्योंकि एक बार जब पार्टी पॉलिटिक्स चला जाएगा तो फिर वो जो आपको केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे जो पार्टी पॉलिटिक्स की जो कमियां हैं वो वहाँ आपको स्थानीय निकाय में देखने को मिल जाएगा। तो वो भी अब धीरे धीरे हटाने की आवश्यकता है। जी सर, आपने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए जिन्हें अमल में लाने की आवश्यकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको आज का संवाद का सेशन, जिसमें हमने पंचायती राज के बारे में विस्तार से चर्चा की, अच्छा लगा होगा। आपके जो भी प्रश्न हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।